हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाई मेथाइल डाई एथाइल ब्यूट 2 इन इज मोर स्टेबल। क्या है? मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ। किस टर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। हम इसके स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन है तो पहले ब्यूट बनाओ 4 कार्बन। पहले क्या बनाओ? 4 कार्बन। एक जस्ट सेकेंड। एक, दो, तीन, 4 कार्बन। और दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। ये हो गया डबल बॉन्ड। जस्ट सेकेंड। एक, दो, तीन, चार। और दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ये हो गया ब्यूटीन। 2,3 डाई एथाइल डाई एथाइल है। डाई मेथाइल मेथाइल 2,3 डाई मेथाइल 1। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन। और दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या लगा दो? मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 और CH3। ठीक है। और ये भी हो गया CH3 और ये भी हो गया हमारा CH3। ये तो इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन है तो 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। दूसरे पे डबल बॉन्ड। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये H और ये H। ठीक है। अब इनमें स्टेबिलिटी को किससे हम देखते हैं? कौन से इसको स्टेबलाइज करेगा? यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा। इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन है इनके पास। और इनके पास कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12। 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या देखते हैं? जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 12 है, इसके पास 6 है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। क्यों होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। रेजोनेंस इसमें है नहीं। रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन हम उससे पहले क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी हम देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। हाइपर कॉन्जुगेशन इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर हमें पता है, अगर हम पीरियड के अलोंग चलते हैं। अगर हम कहाँ चलेंगे? पीरियड के अलोंग। अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द पीरियड अगर हम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और अलोंग द ग्रुप अगर नीचे चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। मेटेलिक नेचर लिख लो इसको। ठीक है, मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा और यहाँ पे मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। अब देखो हमारे पास क्या है? बेरिलियम, पहले आता है लिथियम, लिथियम सोडियम, ये हो गया बेरिलियम, ये हो जाता है मैग्नीशियम। और क्या है हमारे पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन है। यहाँ हो जाता है बोरान, कार्बन, बोरान के बाद एल्यूमिनियम और ये हो जाता है सिलिकॉन। और क्या हमारे पास देख रहे हैं? फास्फोरस है। ये हो जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इधर से इधर जाएंगे मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा और ऊपर से नीचे आएंगे मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो इसमें देखो हमारे पास क्या? सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा हो जाएगा? सोडियम। सबसे ज्यादा मेटेलिक सोडियम हो गया। उसके बाद सोडियम के बाद देखो लिथियम है नहीं, लिथियम है नहीं। हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम, बेरिलियम। उसके बाद हो जाएगा इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? मैग्नीशियम। और इसके बाद हो जाएगा बेरिलियम। और इधर आ रहे हैं, इसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन, फिर हो जाएगा क्या? फास्फोरस। ये हमारे पास आ जाएगा मेटेलिक नेचर। हमें पता है
अगर हम पीरियड के लॉन्ग जाते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और ग्रुप के लॉन्ग आते हैं टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सोडियम। सोडियम सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सेकंड। 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, अनदर नेम ऑफ एस्प्रीन। एस्प्रीन हमारा क्या होता है, अनदर नेम ऑफ एस्प्रीन। एस्प्रीन हमारा बनता है एस्टाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला ये है COOH। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है। इसका जब हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से रिएक्शन कराते हैं तो इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। यहाँ से देखो हमारे पास ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ से ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारे पास O, और क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे हो जाएगा COOH। इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिल्डिहाइड। एसिटाइल सैलिसिल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वाई यहाँ पर वाई रहेगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसका एक नाम और भी है एस्प्रीन, एक और नाम और भी है, क्या है, एस्प्रीन। एस्प्रीन इसी को एस्प्रीन बोलते हैं। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका दूसरा नाम है, ठीक है। कैसे बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली की जो ग्रुप है, कार्बन फैमिली का जो ग्रुप है, कार्बन फैमिली के जो ग्रुप है, कार्बन फैमिली, इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 14 ग्रुप। 14 ग्रुप में, 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इस क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 तक होता है, +2 से +4। ये +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +4 भी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 55, मोलर एंथैल्पी हमें क्या दिया, देखो मोलर एंथैल्पी चेंज, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर। हमारे पास क्या है, वाटर H2O, ये क्या है, लिक्विड। इसको हम वेपराइज कर रहे हैं किसमें, H2O वेपर में, H2O वेपर में। और हमें दिया क्या है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H दिया है, कितना, डेल्टा H। देखो मोलर एंथैल्पी हमें कितना दिया है, 41 किलो जूल। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U हमें निकालना है। चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, और मोल हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल दिए हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारे पास फार्मूला क्या हमें पता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, NgRT, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये लिक्विड है, ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये 1 है, 1 - 0 कितना हो गया, 1।
डेल्टा एन जी हमारे पास कितना आ गया 1। अब ये देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 आर टी। अब डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस आर टी। ठीक है, इसमें जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा इधर इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, अब डेल्टा यू हमारे पास क्या कैलकुलेट, डेल्टा यू, डेल्टा एच कितना हमें दिया है 41 किलो जूल है, 41 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में आ जाएगा। माइनस आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, इंटू टेम्परेचर देखो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है शायद, 100 डिग्री सेल्सियस, तो कैलविन में बदलोगे कितना हो जाएगा 373 कैलविन, 373 कैलविन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 41000 और इसका मल्टीप्लीकेशन करो देखो कितना आता है 8, इसको 8.3 कर दो। ठीक है, 373 और 8.3, 8.3 ये हो गया 9, ये हो गया 1 11, ये हो गया 4 8 2 9। ठीक है, ये हो गया 9 4 1 5 8 1 9 9 1 10 0 और 2 1 3, एक अंक की बात दशमलव, ये हमारे पास देखो कितना आ गया -309। पॉइंट हटा के इसको पॉइंट 0.9 है तो 9 को हटाना है तो इधर 0.6 कर दो 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसको माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे माइनस कर लो इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 41000 और 3096, ये कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 9 9, ये हो जाएगा कितना 13 में से 10 में से 3 गया 7 और ये हो जाएगा 3। ये हमारे पास कितना आ गया 37904 और ये हमारा आया क्या जूल में आएगा, और हमें आंसर देखो दिया है किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल कितना हो जाएगा 37.904 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा यू। ठीक है, ये क्या हो गया डेल्टा यू, देख लो इसको एक बार, कितना 37.9 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ये देखो हमारे पास क्या है HF, HCl, HBr और HI, इसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। जब तक इंक्रीज करेंगे जब तक उसमें कोई स्पेशल तरीका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न हो। तो हमें पता है HF में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मेल्टिंग पॉइंट हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन HF है वो हमारा 2 पॉइंट नीचे आ जाता है, कब मेल्टिंग पॉइंट के केस में, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमारा एकदम नीचे आ जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया HI का, फिर ये 2 पॉइंट नीचे लाओ किसका HF का हो जाएगा, फिर किसका HCl का, HBr का, फिर HCl का। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो इसको बस दो स्टेप नीचे लाना, और बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो इसको सबसे नीचे ले आना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन गया HI, HF, HBr, HCl। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, देख लो।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमें निकालना है वांट ऑफ, देखते हैं क्या निकालना है। इफ द वांट ऑफ फैक्टर फॉर डी डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या है, Na2SO4, Na2SO4 इन वाटर 2.5, आई की वैल्यू हमें कितनी दी है 2.5, ये क्या है वांट ऑफ फैक्टर। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमसे अल्फा पूछा हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ सोडियम सल्फेट। तो हमें जब डिसोसिएशन होता है तो आई का एक फार्मूला हमें पता है फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अब इसी में हम सारी वैल्यू रखते हैं। यहाँ एन कितना होगा, देखो इसको तोड़ो, ये 2Na प्लस एन क्या बताता है, नंबर ऑफ आयन को बताता है, और SO4 माइनस 2। ठीक है, 2 1 3, एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, आई की वैल्यू कितनी है 2.5, 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो 1.5, ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा कितना 75%। अल्फा कितना हो गया हमारे पास 75%, 75%। चेक कर लो एक बार, देख लो इसको कितना, ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड 75%। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन, किसका टाइट्रेशन कर रहे हैं 25 ml 0.5 मोलर फॉर्मिक एसिड, HCOOH क्या है फॉर्मिक एसिड, कितना है 0.1 मोलर, और किसका 0.1 मोलर NaOH है, NaOH है, कितना है 0.1 मोलर। यहां से क्या बनेगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा HCOO Na सोडियम फॉर्मेट प्लस, और क्या बन जाएगा H2O, H2O। ये हमें क्या देख रहे हैं कि हम, ये हमारा क्या है वीक एसिड है, वीक एसिड, और यह स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या हो रहा है ट्राइट्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या पता होता है इसके पीएच का, पीएच होता है वीक क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 7 प्लस भाई हाइड्रोलिसिस पड़ी है, ये क्या है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये हमारा पीएच क्या हो जाए 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग सी, हाफ लॉग सी, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस pKa वैल्यू हमें दी है, pKa दिया है कितना 3.75, 1 इंटू 3.75 प्लस 1 लॉग सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये 0.1 है ये भी तो 0.1 मोलर होगा, 0.1 मोलर। ठीक है, तो लॉग सी, लॉग 0.1, लॉग 0.1 को क्या लिख सकते हैं, देखो 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये लॉग 10 टू पावर -1 सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 7, पीएच कितना हमारा हो गया 7 प्लस हाफ इंटू, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 के निम 2, 2 8 16 और 2 8 16 और ये 7 4 है। ठीक है 7 4 है ये, और 2 7 14, और ये देखो ये सॉल्व करेंगे इसको लॉग लॉग पे 10 टू पावर -1 को, तो हो जाएगा -1/2, 1/2 माइनस को क्या 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8.87 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, 8 में से 5 गया 3, ये कितना बचा 8.37, इसका पीएच हो गया हमारे पास 8.37, 8.22। ऑप्शन नंबर देखो इसमें उस बराबर लगभग कौन लग रहा है, 4 बहुत कम है, 6 थोड़ा कम है उससे, लेकिन 8 उसके अप्रॉक्स ही है, 10 बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड, चेक कर लो इसको एक बार।
आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। कंपाउंड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देंगे इस कंपाउंड को, ठीक है, इस कंपाउंड को नाम क्या देंगे। देखो इसकी पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये CH2 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 4 5 कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन हो जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करोगे, प्रियोरिटी डिसाइड करोगे, इस कार्बन के लिए प्रियोरिटी डिसाइड करोगे। ये 1, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3, और ये हो गया 4। अब हम कहां से घूमेंगे, 1 2 3 4 ऐसे घूमेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो क्या होना चाहिए R। लेकिन देखो यहाँ पे जो लोवेस्ट प्रियोरिटी है, लोवेस्ट प्रियोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। लोवेस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होता है, तो जो हमारा आता है उसका हम उल्टा कर देते हैं। तो R आया तो क्या कर दोगे, यस कर दो, R आया है तो यस कर दो। इसी तरह इसमें प्रियोरिटी पहले डिसाइड करो, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, और ये हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पे भी देखो लोवेस्ट प्रियोरिटी कहाँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो 1 2 3 ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो R, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो 2s और 3s, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा, 2s 3s, ठीक है, और 2 ब्रोमो, 2s 3s 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंटेन, 2 3 2s 3s 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम CIP रूल से उसकी प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है, प्रियोरिटी डिसाइड करने के बाद उसमें हम घूमेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 या 1 2 3, इसमें 1 2 3 घूमेंगे। अगर हमारा लोवेस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आता है तो उसका उल्टा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर पे वही कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करते हैं जिनके कंसंट्रेशन टर्म में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है, टेम्परेचर पे वही कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करते हैं जिनके कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है। जैसे हो गया हमारा मोलरिटी, मोलरिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल और डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये डिपेंड करेगा। और मोलैलिटी में क्या आता है, हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला देख लो पहले, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कहीं पे हमारे पास क्या वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो मोलैलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किससे, टेम्परेचर से, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन देखो, मोलैलिटी इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मोल, यूनिट ऑफ मोल पर केजी, ये क्या होता है, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, ठीक है, ये हमें ग्राम दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, 1 kg लिख सकते हैं इसको सॉल्वेंट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं भाई। मोलैलिटी हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को 1 कर दो, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो 1 kg कर दो, वही हमारे पास क्या होती है, मोलैलिटी होती है। बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देखो बोथ स्टेटमेंट सेकेंड है करेक्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हमें रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SRP के। अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी, और SRP की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमारे पास कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हाँ, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। ये रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है।
अब देखो किसका एसआरपी सबसे कम है, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, तो जिसका एसआरपी सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। एसआरपी देखो इसका माइनस में है और ये सारे प्लस में, तो सबसे कम एसआरपी इसी का है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, सीआर का, सबसे ज्यादा सीआर का हो जाएगा। उसके बाद देखो ये है 136 133 150, उसके बाद किसका हो जाएगा, सीआर प्लस 3 का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद किसका हो जाएगा 136, किसका हो जाएगा, सीएल माइनस का हो जाएगा। फिर एमएन प्लस 2 का हो जाएगा। ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग हमारे पास सीआर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा हो गया, सीआर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन फैमिली। ये उल्टा लिखा हुआ, कैटिनेशन पावर ऐसी होती है, कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ICl इज लेस रिएक्टिव देन I2, ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर। और हमें पता है कि जो पोलर होते हैं ये क्या है, पोलर है। जो पोलर होते हैं, जो डाइपोल बनाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है नॉन पोलर के रिस्पेक्ट में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिड, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है हेक्सागन की तरह, इसमें सब कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। और यहाँ एक और ऐसे हेक्सागन होता है नीचे, बहुत सारे होते हैं हेक्सागन फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ जाता है, और ये ऐसे, ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है sp3, तो ये भी गलत हो गया। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3, H3BO3, ये क्या होता है हमारे पास, वीक एसिड होता है, वीक एसिड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 62 का ऑप्शन नंबर चौथा। देख लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ, फिजिजॉर्प्शन लिखते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्या, फिजिजॉर्प्शन लिखते हैं, ऑफ गैस इंक्रीज विथ, गैस इंक्रीज, क्या हम करें कि इसका फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो। फिजिकल एडजॉर्प्शन होता क्या है, ये हमारे पास एडजॉर्बेंट होता है, इस पे जो गैस के मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है। बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होते हैं, आके क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है, ऐसे एडजॉर्ब होते हैं। तो यह एक क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डेल्टा एच क्या होता है, इसका निगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चली जाती है। इसीलिए अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारी क्या बैकवर्ड चली जाएगी, एडजॉर्प्शन नहीं होगा भाई, एडजॉर्प्शन होने कम होगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, एडजॉर्प्शन कम होगा। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा, ये गलत हो गया। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएं कम करेंगे तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होंगे, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा एडजॉर्ब होंगे। डिक्रीज इन सरफेस एरिया, भाई इसका अगर हम सरफेस एरिया कम कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कम एडजॉर्ब होंगे, ठीक है। तो डिक्रीज करने से कम होगा एडजॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड, 63 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एमोंग CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हमारे पास दिए हैं। विच हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हमें पता है ये सब आइसोमर है एक दूसरे के। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के,
अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसमें है, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। और हमें लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। देखो हमें क्या बताना है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, थर्ड। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गोल्ड नंबर इज द मेजरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट कोलाइड, ये सही है। और ये जस्ट सेकेंड 65, गोल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट कोलाइड। और गोल्ड नंबर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटेक्टिंग पावर के, प्रोटेक्टिंग पावर के। अगर गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा तो प्रोटेक्टिंग पावर कम होगा। मेजर तो करता है प्रोटेक्टिंग पावर की, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन द स्मॉलर द गोल्ड नंबर लायोफिलिक कोलाइड स्मॉलर इज प्रोटेक्टिंग पावर। अगर ये स्मॉल होगा तो ये तो ज़्यादा होगा ना, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट, जहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या करें, examine the following two structure for the aluminium any linium ion and choose the correct statement for the one of the given below। हमें क्या बताना है, चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखो ये हमारे पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें देख के ही लग रहा है इसमें देखो नाइट्रोजन कभी भी 5 बाड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 5 बाड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने 5 बाड बना रखे हैं, यहीं से गलत हो गया ये, ठीक है। नाइट्रोजन 5 बाड नहीं बना सकते। देखो कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन, ठीक है। सेकंड नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड। भाई इसमें 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है रेजोनेंस का। ये क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है इसका। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर आर क्लासिफाइड। पॉलीमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इलेस्टोमर होते हैं, फाइबर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, थर्मोसेटिंग में, फिर फाइबर में होता है, फिर थर्मोप्लास्टिक में, फिर इलेस्टोमर में। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर जो पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया है वो इन्हीं में क्लासी, थर्मोसेटिंग, फाइबर, इलेस्टोमर और क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक। 67 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे हमें क्या बनाना, केमिकल रिएक्शन हमें दिया, प्रोसीड एज फॉलो। देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इसमें जो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसमें जो स्लो रिएक्शन होती है वह होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन उसी को बोलते हैं, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन में ही हम रेट लॉ अप्लाई करते हैं। ये क्या है, स्लो। यहाँ पे रेट लॉ लगा दो, आर इक्वल टू के, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया O3। अब देखो हमारे मेन रिएक्शन में ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। ओ नेसेंट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा ऑक्सीजन को। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो KC लगा दो, यहाँ पे KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, O2 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऑक्सीजन डिवाइड बाई O3। अब यहां से O ऑक्सीजन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन को हटाना यहां से, तो ऑक्सीजन के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये तो देखो पहले KC
O3 और O2, ये लिख दो इसके O की जगह पे। तो R हमारा जो हो जाएगा K, ऑक्सीजन की जगह पे ये वैल्यू लिखो K और KC, भाई ये पहले से केस आई, ये KC, O3 और O2, और एक O3 तो पहले से ही है। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा KC दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को हटा के एक अलग कांस्टेंट बना दो, ये क्या हो जाएगा K डैश लिख दो, और ये हो जाएगा O3 का स्क्वायर, O3 दो बार है तो स्क्वायर हो गया इसका, और O2 पे -1 हो जाएगा, उसको ऊपर ले जाते हैं, O2 पे -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर ले गए, और O3 दो बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K डैश O3 का स्क्वायर और O2 पे -1, ठीक है। ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड देख लो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका सबको पता रहता है। अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर 15 है और 13 है 2.5, और 16 है तो 2, 12 है तो 2, 17 है तो 1.5, और ये हो गया 12, 11, 10 और 18 है तो 1। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 दूनी 16 1 17, कितना 1.5 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, और इसमें 16 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें 15 है तो इसका 2.5, और ये 18 है तो कितना हो गया 1। अब किसका हमें क्या बताना है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तीसरा 2.5। 69 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, KO2 इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर ड्यू टू, किसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसको पहले तोड़ लो, ये प्लस पराक्साइड है, ये प्लस, ये माइनस, पराक्साइड नहीं सुपर ऑक्साइड है ये, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1/2 आएगा, दो ऑक्सीजन पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1/2। क्या है ये, सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस, O2 माइनस, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले 4, ये तो दोनों में रहेंगे, चाहे 14 हो चाहे 14 से ज्यादा हो या 14 से कम हो, और यहाँ बनाते हैं 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। ये होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा स्टार 1s, ये होता है सिग्मा 2s, ये होता है सिग्मा स्टार 2s, ये होता है सिग्मा 2p जेड, ये होता है पाई 2px और पाई 2py, ये होता है पाई स्टार 2px, ये होता है पाई स्टार 2py, ये होता है सिग्मा स्टार 2pz। अब हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 16 1 17 इलेक्ट्रॉन है, इनको फिल करते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, भाई पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पैरामैग्नेटिक ये बता रहा है पैरामैग्नेटिक है, किसकी वजह से है, पाई पाई स्टार 2p में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई स्टार 2p में, पाई स्टार 2p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पाई स्टार इन 2p, पाई स्टार इन 2p, 2px 2py में है, लेकिन 2xy नहीं बताना हमें, सिर्फ क्या बताना है 2p स्टार 2p में है, ठीक है। ये होता है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बाइंडिंग, ये एंटी बाइंडिंग, और ये नीचे के दोनों बाइंडिंग होते हैं और ये ऊपर वाले एंटी बाइंडिंग होते हैं।
एंटी बाइंडिंग। 70 का कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, स्टार पाई स्टार 2p में आ रहा है। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस। कलरलेस होने के लिए देखो ऐसे ऐसे हमारे जो एटम है, ये जो दिया ऐसे एटम जिनके पास डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो या डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, वही कलरलेस होंगे। अगर डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, डी डी ट्रांजिशन होगा। तो देखो Mn+2, Mn+2 में Mn का कितना होता है 25, तो 3d5 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दो निकाल दोगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कलर्ड होगा, कलरलेस नहीं होगा। हमें कलरलेस बताने भाई, जब एक कलर्ड हो गया तो एक कलर्ड हो गया तो गलत हो गया। हमें पूरा पेयर बताना है ना, कौन सा पेयर ऐसा है जो कलरलेस है। एक तो हो गया इसमें, तो ये तो होगा नहीं। Fe+3 आयरन का कितना होता है 26, 3d6 आयरन का कितना होता है 26, 3d6 4s2, दो इलेक्ट्रॉन 3 निकाल दो 3d5, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Zn+2 कितना होता है 3d10 और 4s0। इसमें देखो डी इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब डी डी ट्रांजिशन होगा। स्कैंडियम का कितना होता है 21, 3d1 और 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया यहाँ से, कितना 3d0 बचेगा और 4s भी 0 बचेगा। कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसमें डी इलेक्ट्रॉन तो है, देखो इसमें डी इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन सारे पेयर्ड हैं, इसमें डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो दोनों कैसे हैं, कलरलेस है। 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सडन जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन है। सडन जंप कब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, जब सेल बदलता है, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बदलता है, तब सडन जंप आता है एनर्जी का। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये 6 4 10 एन ई है, और ये क्या है 6 4 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कितना क्या है ये 6 4 10 10 3 13। ठीक है, क्या होगा, ये एल्यूमिनियम होगा। यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ही देख लो। ठीक है, ये देखो क्या होगा नियॉन, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सारे फिल हैं, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इसको देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकाले निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो दो इलेक्ट्रॉन निकाला, तीसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन, थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड a sudden jump between second and third ionization energy of atom would be associated with electronic configuration। ठीक है, सडन जंप किस में आएगा 3p और 2s, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। और ये देखो 4 हैं इसमें, और इसमें क्या है 2 है, ये भी फुल फील्ड दिख रहा है, 6 4 10 2 12। ठीक है, तो सडन जंप किस में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, चौथा इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहला निकाला दूसरा निकाला, तो सडन जंप किस में आएगा, इसमें सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में, एक निकाला दूसरा और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा तीसरा, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो इसमें सेल नंबर बदल जाएगा, सेल नंबर बदल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 4, 72 का 4। और जब सेल नंबर बदलता है तभी जो जंप होता है ये हाई आता है, एनर्जी चेंज जो आता है हाई आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो, 23 नंबर। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन स्टार्च, जब फर्मेंटेशन में क्या होता है, स्टार्च को हम किस में बदलते हैं, एल्कोहल में बदलते हैं, स्टार्च को एल्कोहल में बदलते हैं, स्टार्च को एल्कोहल में बदलते हैं।
और इसमें कौन कौन से हमारे पास एंजाइम यूज होते हैं। सबसे पहले डाइटेज यूज होता है, फिर माल्टेज, फिर जाइमेज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड विच अंडरगोज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 के लिए हमारे पास क्या होता है? अगर लीविंग ग्रुप, पहले सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 देख लो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग ग्रुप के, और अगर लीविंग ग्रुप सेम हो जाए तो डाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? RI, RCl, RBr, RI, RBr, RCl और RF, ये होता है लीविंग ग्रुप का ऑर्डर। और इसमें देखो लीविंग ग्रुप इन दोनों में लीविंग ग्रुप सेम है, ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या देखेंगे? लीविंग ग्रुप अगर सेम हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके पास देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस वाले कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, इधर भी कार्बन इधर भी, इसके पास सिर्फ एक ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और इसमें देखो बी इधर है, ठीक है। इसमें देखो लीविंग ग्रुप अलग अलग है, लीविंग ग्रुप यहाँ आई है, यहाँ Cl है, तो आई की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है Cl के रिस्पेक्ट में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें हो गया? ये, और ये हो गया आई, ये गलत हो गया। Cl2I, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड। रिएक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले देखते हैं लीविंग ग्रुप, अगर लीविंग ग्रुप सेम हो जाए तो हम क्या देखते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या ऑर्डर है किसका? लीविंग ग्रुप का। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्टिविटी हम देखते हैं वो देखते हैं चार्ज ऑन sp2 कार्बन, चार्ज ऑन, एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की, चार्ज ऑन sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो चार्ज सबसे पहले देखो, चार्ज ऑन sp2 कार्बन, यहाँ क्या है? निगेटिव, ये पॉजिटिव, सब में ऐसे होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। देखो सबसे, अब चार्ज, अगर जो चार्ज कम होगा, अगर चार्ज कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? हमारे पास कम होगी, चार्ज कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अब देखो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास होगा? इसको चार्ज कम करने वाले क्या है? रेजोनेंस में जा रहा है, इधर इधर रेजोनेंस में जा रहा है, दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा है, तो सबसे कम चार्ज होगा, दो दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? सबसे कम रिएक्टिविटी हमारे पास पहला हो जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव। देखो किस ऑप्शन में सबसे कम, दो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं हमारे पास, दो ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कोई कम करने वाला नहीं है। इसमें देखो सब में फिनाइल ग्रुप लगा है, आर प्लस आर ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, सब पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, लेकिन इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? चौथा। कौन सा? छठवां। अब ऐसा देखो कोई ऑप्शन है, ये दोनों लग रहे हैं, अभी नहीं होगा, अब और एक स्टेप और करो। अब देखो किसमें, ये तो दोनों हो गया, अब इसमें देखो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ देखो फिनाइल ग्रुप है और आर ग्रुप है, दोनों पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, तो उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। कौन सा? थर्ड वाला, थर्ड वाला, ठीक है। अब और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज कम करने वाला कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। कौन सा? चौथा। अब देखो हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सबसे ज़्यादा छठवां, उसके बाद चौथा, छठवां और दूसरा है इसमें, इस दोनों को पहले काट चुके हैं। तो ऐसे देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको सबसे पहले एक दो मैच करना, एक दो मैच करने के बाद सारे मैच हो जाते हैं। हमने क्या एक दो तीन चार मैच किए, सारे मैच हो गए, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा
ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। 75 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लो इसको। देखते हैं 76 नंबर। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबॉल। डाइबॉल, ये डाइबॉल का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्केन, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई डाई आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रिएजेंट है। ये क्या करता है? एल्केन नाइट्राइल आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर यहाँ पे हम डाइवॉल लगा दें तो किस में कन्वर्ट करेगा? डाइवॉल लगा दिया तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और डाइवॉल क्या है हमारे पास? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एल्केन नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के डेल्टा जी के और ई सेल में रिएक्शन बताना है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी इक्वल टू हमने पढ़ा है -2.303 आर टी लॉग के सी। अब अगर के की वैल्यू हमारे पास जी 1 आ गई तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम के सी की वैल्यू 1 रख दें, डेल्टा जी हमारे पास निगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अगर के सी की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल्टा जी 0 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसीलिए के सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव। और के सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। और ये एक फार्मूला हमें और भी पता है, डेल्टा जी इक्वल टू -n एफ इंटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव, तभी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, तभी रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा जी निगेटिव और के सी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। और के और ई नॉट क्या होना चाहिए? ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इन द सेट ऑफ द रिएक्शन एसिड इल्ड एज प्रोडक्ट डी। हमें प्रोडक्ट डी बताना है। ठीक है, एसिड इल्डेड ए प्रोडक्ट डी, ये हमें बताना है क्या होगा। तो देखो हम रिएक्शन बनाते हैं यहाँ पे। एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 COCl बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा ये हमारे पास, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 से कराओगे। देखो बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3 से कराओगे तो ये क्या हो जाता है? एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है ये, एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये हमारे पास बन जाता है, बेंजीन का क्या हो जाएगा? एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा O। ये क्या होगा? माइनस, ये प्लस O, ये हो जाएगा C C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी रिएक्शन ये CN से करा दो, या CN से कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये माइनस ये प्लस, प्लस को ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ो, C इससे क्या है? प्लस क्या है? प्लस है तो यहाँ से माइनस क्या जोड़ दो? CN C ट्रिपल बॉन्ड N। और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस जोड़ दो।
और ये क्या है CH3 हो जाएगा। अब इसकी हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। देखो इधर करा रहे हैं, इसकी क्या करा रहे हैं, H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तीनों बॉन्ड तोड़ो और OH इसको दो, 3 OH, 3 OH, और इसको 3 EH दे दो, 1 H 3 EH दे दो। ठीक है, तो यहाँ 3 OH है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, बेंजीन हो जाएगा OH, और यहाँ से H2O निकालोगे क्या बनेगा, COOH, और ये CH3। ठीक है, ये हमारे पास पूरी रिएक्शन का सीक्वेंस है। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये COOH, इसको इधर लिखा गया है बस। ठीक है, CH3 ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लो 78 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर देखते हैं। द मेन रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द, हमारे इसका क्या रीजन है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसके पास, लेंथेनाइड के पास। क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 5D और 5F और 6D, 5F एंड और 6D की जो एनर्जी डिफरेंस होती है ये बहुत कम होती है। हाँ, इनकी एनर्जी डिफरेंस लगभग बराबर होता है। ठीक है, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, इसलिए इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम आता है। उसी की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों, डी के इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ही, एफ के इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बैलेंस सेल में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है। लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F और 6D ऑर्बिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें हमें बताना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन। 2s इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। यस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होगा अंडर रूट एल, एल प्लस 1 h/2 पाई, h/2 पाई, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो यल कितना है, 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर कौन था, चौथा। ठीक है, ये रूट है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2 जब रिएक्शन कर रहा है किससे, एडेड टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI में, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है KHgIO4, K2HgIO4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, K ये हो जाएगा 2K प्लस और 2I माइनस। ठीक, और यहाँ पे 2K प्लस और ये हो जाएगा HgIO4 पे -2। देखो यहाँ I की वैल्यू कितनी है, 2, 4 आयन है तो 4 हो गई, और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 3 आयन है तो 3 हो गई। अब जब I की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा TF और I में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर I की वैल्यू बढ़ेगी डेल्टा TF बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और हमारा हम क्या देख रहे हैं, I की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा TF कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो I की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट राइज बढ़ जाएगा। 81। आगे बढ़े, देखते हैं 82 नंबर। एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय XYZ एटम, Z इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। Z हमारा कहाँ है, कॉर्नर पे है, और कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और एक कॉर्नर कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8 पार्ट, तो 1/8 हो गया। और क्या है, Y इज प्रेजेंट 1 बाई टेट्राहाइड्रल
y कहाँ है 1/2 इंटू टेट्राहाइड्रल वाइड, टेट्राहाइड्रल वाइड। और एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहाइड्रल वाइड होते हैं? 8। एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहाइड्रल वाइड होते हैं? 8। तो इंटू कर दो 8। और क्या है यक्स, यक्स हमारा क्या कर रहा है? हाफ ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड। और एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहाइड्रल वाइड होते हैं? 4। तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड की जगह पे क्या लिख दो? 4 इंटू 4। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया? Z1, Z1 y कितना है? 4 और x 2 है। x क्या है? 2 है। x2 Z4, x2 y4 Z1, x2 y4 Z1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। किसी एक यूनिट सेल में जो टेट्राहाइड्रल वाइड होते हैं वो होते हैं 8 और ऑक्टाहाइड्रल वाइड होते हैं 4। 82 का कौन सा हो गया? थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, इतना इतना परसेंटेज आर हैवियर आइसोटोप। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास। ये होता है x A1 प्लस A2 और x1 प्लस x2 या 100 कर दो। तो हमारे पास दो आइसोटोप है, एक है क्लोरीन का 35 और एक है क्लोरीन का क्या? 37। देखो 35 37। और हमें इसका परसेंटेज पूछ रहा है, वीयर आइसोटोप तो यही है। मान लिया x% है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x%। यहाँ पे वैल्यू रखो। एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया हुआ कहना 5.5। A1 कितना है हमारे पास? 35। ये हो जाएगा 100 माइनस x। और ये क्या है? 37 प्लस 37, 37 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ये कितना हो जाएगा? 3500 माइनस 35x। और ये कितना हो जाएगा? 37x। और ये हो जाएगा 351020, एक अंक के बाद 10। अब ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू कितना? इसको इधर भेज रहे हैं 3500, 35 5 है ये, 3550, 3550 माइनस 3500 कितना आ गया? ये 50। 50 2 से डिवाइड किया कि x कितना आ गया? 25। कितना होगा? 25% होगा। ये कितना होगा? 25% होगा। तो बाकी का 75% ये होगा। ठीक है, कितना बताना है? 25%। ऑप्शन नंबर चौथा। हैवियर आइसोटोप कितना परसेंट है? 25%। ठीक है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड मतलब होता है नैरो, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, नैरो, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम में हमारा क्या आता है? पेनिसिलिन जी। ये क्या होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? लिमिटेड या नैरो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 84 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 85 देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 नंबर, ए बी सी आर 3 एलिमेंट। हमारे पास ए है, हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिए हुए हैं +1 +6 और -2। हमें पता है किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में सारे एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनका सम क्या होता है? 0 होता है। उनका सम क्या होता है? 0 होता है। तो हमें क्या लाना है? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 लाना है।
जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में 2 बार है, +1 है तो हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +6 और ये कार्बन पे -2, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो +1 है, +1 +12 हो जाएगा, ये -4, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, 8 1 9, ये भी हो जाएगा 8, 12 13, 13 5 हो जाएगा ये। तीसरा ऑप्शन देखो 2 +2, भाई एक पे +1, 2 पे +2, +6 और ये 4, 4 दूनी 8, एक पे -2 तो 4 पे -8, ये कितना हो गया 0। तो हमारा देखो टोटल सम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये हमारा आंसर सही है। इसी कंपाउंड के अंदर टोटल सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है 0 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर। IUPAC नेम नंबरिंग 1 1 2 3 क्या होना चाहिए, प्रोपेन, प्रोपेन एमीन होगा, प्रोपेन एमीन, एन एथाइल ये क्या एथाइल है तो एन एथाइल प्रोपेन, प्रोपीन, PROPEN, क्यों प्रोपीन लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड भी तो है, प्रोपीन एमीन, प्रोपीन एमीन, एन एथाइल प्रोपीन एमीन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। आगे बढ़े, देखते हैं 87 नंबर। ये देखो हमारे पास एल्कीन की रिएक्शन ये H3 और इसको हम H+ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन यहाँ से क्या है H+ और OH- जुड़ेंगे, इसको भी तोड़ लो, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, क्या हो जाएगा CH3, C यहाँ का क्या जुड़ जाएगा OH और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और ये CH3, ये क्या हो गया हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी, यहाँ भी एडिशन होता है H2O का, लेकिन कैसे होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, किसका एडिशन होता है, एडिशन H2O का होता है, एडिशन किसका होता है H2O का, एंटी मार्कोनी क्राफ रूल के, एंटी मार्कोनी क्राफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो एंटी मार्कोनी क्राफ रूल क्या कहता है, H+ वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, CH3 CH CH3 और ये CH2OH, CH2OH। एंटी मार्कोनी का रूल कहता है जहां उस हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और इसका उल्टा हो जाता है मार्कोनी का रूल। ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को हम कैसे ल्यूकॉस रिएजेंट से, ल्यूकॉस रिएजेंट से अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। 1 डिग्री एल्कोहल 25 मिनट पे टर्बिडिटी फॉर्म करता है और 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत इमीडिएट तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म करता है, तो इससे हम अलग कर सकते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट से। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ल्यूकॉस रिएजेंट। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये क्या करता है, एल्कोहल को अलग कर सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। 87 का कौन सा हो गया, 3। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88। AsS5 मॉलिक्यूल ट्राइंगुलर बाइप्लेन द ऑर्बिटल यूज बाय द AS। देखो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये है AS, ये हो गया AS, एक फुलरीन यहाँ पे, एक फुलरीन यहाँ पे, 2 फुलरीन यहाँ पे, एक फुलरीन यहाँ पे, क्या बनता है ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3t, एक S होता है, इसमें 3 P होते हैं, PX PY और PZ,
और यहाँ पे जो डी यूज होता है sp3d है ना, sp3d, ये डी जेड स्क्वायर यूज होता है। ये हमारे पास एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 89। यस ओ सी एल टू, अभी हमने देखा था ये रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे क्या बना देगा ये हमारे पास एसिड, एसिड को एसिड क्लोराइड में चेंज कर देता है। एसिड को कहाँ चेंज कर देगा? एसिड क्लोराइड में। ये हो गया बी आर और ये सी ओ सी एल। अब इसकी रिएक्शन NH3 से करा रहे हैं, NH3 से। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl, यह Cl क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, यहाँ पे NH2, देखो ये टूट जाता है NH2 माइनस और H प्लस में, और प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस को जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? CONH2। और ये क्या बन जाता है? यहाँ से HCl निकल जाता है और ये Br। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaOH और Br2, NaOH और Br2। ये क्या होता है? HBZ रिएक्शन होती है, HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। ये वन कार्बन लेस एमीन बनाता है, वन कार्बन लेस एमीन, यहाँ से ये निकल जाएगा, वन कार्बन लेस एमीन बनता है यहाँ पे, वन कार्बन लेस एमीन। NH2 और ये Br, ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट बनेगा C। प्रोडक्ट C हमसे पूछ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर चौथा ये देखो, Br NH2 NH2 Br, ऑप्शन नंबर चौथा 89 का ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, देख लो एक बार इसको, देखते हैं 90 नंबर। कंसीडर द एलिमेंट बोरान एल्यूमिनियम मैक्सिमम करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर हमने भी बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के लॉन्ग, पीरियड के लॉन्ग जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक नेचर डिक्रीज करता है, और ग्रुप के टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है तो बोरान एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या आता है? मैग्नीशियम, और ये आता है पोटेशियम, ठीक है। और क्या? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और भी कुछ है? बोरान भी है, तो एल्यूमिनियम और बोरान, बोरान सबसे कम। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरान, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। मेटेलिक नेचर, पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर बोरान। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 4 एलिमेंट आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या हमारे पास हो जाएगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? 2 1 3 किसका होता है? 3 लिथियम का, और ये 6 4 10 नियॉन का होता है, और ये 2 2 4 2 6 कार्बन हो गया, ये 2 2 4 बोरॉन। अब हमें पता है जब हम पीरियड के लॉन्ग जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और ग्रुप के लॉन्ग आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब हमारे पास क्या है? लिथियम है, लिथियम है। नियॉन स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, नियॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इधर से इधर जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है नियॉन की, तो बी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बी की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखो कार्बन की होनी चाहिए, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? कार्बन, कार्बन। उसके बाद कार्बन के बाद बोरान, बोरान, बोरान और बेरिलियम में देखो, बोरान ये कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, बेरिलियम भी है, बोरान है, बेरिलियम नहीं है, ठीक है। और लिथियम है हमारे पास, तो बोरान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में बेरिलियम भी होता तो बेरिलियम का बोरान से ज़्यादा हो जाता है, क्यों? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बोरान मतलब इसमें बी कौन सा है? बी, बी सबसे ज़्यादा, फिर सी,
फिर बी सी, ये डी है। देखो बी सबसे ज़्यादा किसका आया, बी का, लिथियम का सबसे कम, ठीक है। नियॉन का सबसे ज़्यादा, नियॉन क्या है, बी है, नियॉन क्या है, बी है। और ये क्या है, कार्बन और बोरान। उसके बाद क्या है, सी है। उसके बाद क्या है, डी है, डी है। उसके बाद क्या है, लिथियम, ठीक है। लिथियम मतलब ए है, ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन सी ओ एफ -3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले इसका निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा +3, ठीक है। सी ओ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27, सी ओ +3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितना बचेगा, 3d6 और 4s0। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, 1 2 3 5 ऑर्बिटल हो गए। और 4s वाला हमारा क्या है, 0 है। 4 ये है, 4s 4p हमारा खाली है, और 4d खाली है, 4p और 4d दोनों खाली है, ठीक है। 4d भी खाली है इधर। 5 ऑर्बिटल होंगे, हम 2 बना रहे हैं, 2 की जगह है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, और हमें खाली कितने चाहिए, हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें खाली कितने चाहिए, 6 चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, एक यस यूज कर रहे हैं, 3 पी यूज कर रहे हैं, एक यस 3 पी और 2 डी यूज कर रहे हैं, 2 डी वाले यूज कर रहे हैं, एक डी ये हो गया, एक डी ये हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारे पास, sp3d2, sp3d2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4, देख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। 92 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 93 नंबर। ये देखो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ये, इसमें बताना किस प्रकार का आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ देखो सीओ के साथ एथाइलिन डायमीन है, यहाँ सीआर के साथ एथाइलिन डायमीन है, यहाँ सीआर के साथ सीएन है, यहाँ सीओ के साथ सीएन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो ये कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। 93, उसके बाद देखते हैं क्या 94 नंबर। लैक्टिस हैविंग ABC टाइप, ABC और ABC टाइप, ABC टाइप बनाता है FCC। और यहीं पे होता है एक AB टाइप, AB टाइप, AB टाइप क्या होता है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमारे पास ABC टाइप है, तो क्या होगा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। 95 नंबर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन हमें दिया गया है 400 किलो जूल, और क्या दिया, 400 किलो जूल और 400 जूल दिया है, डेल्टा एच और डेल्टा एस। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव, ठीक है। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा, ये रिलेशन हमें पता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, ये वैल्यू हमें दी है, ये वैल्यू दी है, जब ये वैल्यू निगेटिव आए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आए, तभी स्पॉन्टेनियस आएगा। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी हमारे पास 0, डेल्टा जी 0 एट इक्विलिब्रियम, देख लो एट इक्विलिब्रियम 0, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। कितना हो जाएगा, डेल्टा एच कितना, 400 किलो जूल है, तो 400 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा ये। और ये 400 है, 400 से 400 कैंसिल, कितना बचा, 1000 केल्विन बचेगा ये, 1000 केल्विन।
अगर हम 1000 केल्विन ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर इससे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए डेल्टा जी को निगेटिव लाने के लिए। भाई अगर 1000 लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, डेल्टा जी 0 आ जाएगा। अब अगर इसको निगेटिव लाना है तो टेम्परेचर 1000 से थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा ना। हाँ, टेम्परेचर 1000 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तभी ये निगेटिव आएगा। तो टेम्परेचर कितना होगा, ग्रेटर देन 1000 केल्विन। 1000 केल्विन, 1200 यही है, बाकी 400, 900, 700। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 96। फॉर द रिएक्शन द रेट लॉ गिवन बाई, हमें रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पूछ रहा ओवरऑल ऑर्डर। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनके जो पावर है उनको जोड़ दो, 1+1/2 कितना होता है, 3/2। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3/2। ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मैच द कॉलम Fe+2, Fe+2 में कितने, ये हमें देखो मैग्नेटिक मोमेंट, अगर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए तुम याद रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए यहां लिखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0.87। ठीक है, अब जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको यहाँ लिख देना 0.87। पहला हम चेक करते हैं ए वाला कितने अनपेयर्ड होंगे, 26। आयरन का कितना होता है, 26+2 है तो 3d6 और 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा, 3d6 और 4s 0 हो गया, 4s 0, 4s2। कितने आ जाएंगे इसमें, डी में इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 4 × 87, 4 × 87 कौन सा हो जाएगा, 4.90, 87 लगभग 4.90। तो ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा, ए का हो गया तीसरा। ठीक है, इसमें आंसर में थोड़ा करेक्शन है, इसका होगा ये 3, इसका आंसर में थोड़ा करेक्शन था, ये होगा यहाँ पे 3 होना चाहिए तो 2 हो गया है। ठीक है, ए का तीसरा किस किस ऑप्शन में है, ए का तीसरा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में आएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में। सीओ का कितना होता है, 27, 3d7 और 4s2। कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन भरो, 3 अनपेयर्ड आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.8। सीओ, सीओ में कितने आएंगे अनपेयर्ड, 3.87, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, 3.87 सीओ प्लस का। ठीक है, सीयू प्लस का क्या होता है, 3d10 और 4s1। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी का कौन सा हो गया, दूसरा, डी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। 97 का ऑप्शन नंबर पहला। हमें क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे रख देनी है, 0.87 कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो 98 नंबर। हमें निकालना क्या है, पीएच, पीएच, पीएच ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4Cl और केपीपी के भी हमें दिया है। ठीक है, NH4Cl क्या है हमारे पास, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, NH4Cl है, H2O डालोगे इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये NH4OH और HCl। ये क्या है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस टाइप का सॉल्ट है। तो इसका पीएच हमें निकालते हैं 7 माइनस हाफ पीकेबी, पीकेबी कितना, पीकेबी, एक बार फार्मूला लिख देते थे, प्लस माइनस हाफ लॉग सी। ये है फार्मूला किसका, जब हमारे पास क्या करते हैं, साइट हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसकी, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की। 7 माइनस हाफ 4.78, 4.78, 4.78
माइनस कितना है 0.1, हाफ इंटू 0.1 को क्या लिख सकते हैं log 1/10 या 10⁻⁻1। ठीक है, ये हो जाएगा 7 माइनस 1/2 इंटू 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 9 18। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 माइनस, ये हाफ हटा दो क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया इसको, माइनस 2.39। तो 7.5 में से 2.39 माइनस करने, हमें 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ये कितना बचेगा 7 में से 2 गया 5, 5.11, 5.12 लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया पहला। इस टाइप का साल्ट हाइड्रोलिसिस है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। मैच द आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। एस्पार्टेम को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। एस्प्रिन क्या होता है एनाल्जेसिक होता है, दर्दनाशक। एंटीसेप्टिक क्या होता है फ्यूरासिन होता है। और ट्रैंकुलाइजर हमारे पास नॉर्ड्रिल होता है। नॉर्ड्रिल क्या होता है ट्रैंकुलाइजर होता है, मूड एलिवेटर। तो एस्पार्टेम ए का कौन सा हो गया तीसरा, ए का तीसरा यहाँ पे है, जस्ट सेकेंड। ए का तीसरा हमारे दो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ए का तीसरा हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए का तीसरा एक इसमें दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो गया तब तो, ये भी कट गलत हो गया। अब ए का तीसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, एनर्जेसिक बी का पहला इसमें भी है ए का तीसरा। सी का एंटीसेप्टिक क्या है फ्यूरासिन है, एंटीसेप्टिक सी का चौथा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड। और ट्रैंकुलाइजर डी का दूसरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये है एस्पार्टेम, एनाल्जेसिक क्या है एस्प्रिन, एंटीसेप्टिक क्या है फ्यूरासिन, ट्रैंकुलाइजर क्या है नॉर्ड्रिल। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन करा रहे हैं किससे SOCl2 से। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट के लिए PCl बनता है, SO2 बनता है और क्या बनता है H2Cl2 बनता है, H2 और Cl2 ये हमारे पास बनते हैं। हमसे पूछ रहा है फॉर्म्ड गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट विच इज नॉट फॉर्म, कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो ये तो बनेगा, ये भी बनेगा POCl3, ये नहीं बनेगा H2Cl2 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमसे पूछा नॉट फॉर्म कौन सा नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड। ये तो सही है, ये सही है, तो हमें गलत ही बताना था, तो आंसर हमारा सही कौन सा होगा थर्ड। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।